दोस्तों, न्यूज इन फोकस में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है समान नागरिक संहिता, एक राष्ट्र एक कानून, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता चर्चा में क्यों है, क्या है समान नागरिक संहिता, भारत में समान नागरिक संहिता की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं, वर्तमान समय में भारत को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है और किन देशों में यह कानून लागू किए गए हैं, पर्सनल लॉ, हिंदू कोड बिल एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, साथ ही समान नागरिक संहिता के पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों के साथ आगे की राह की भी बात करेंगे और अंतिम में समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रीलिम्स एवं मेंस के प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है। हाल ही में विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए आम लोगों और धार्मिक संगठनों समेत विभिन्न हितधारकों से विचार आमंत्रित किए हैं। विधि आयोग के इस कदम के बाद समान नागरिक संहिता का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि देश की आज़ादी के बाद से समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग चलती रही है। मूलभूत प्रश्न यह है कि आखिरकार एक राष्ट्र, एक विधि और एक समान नागरिक संहिता का स्वाभाविक सिद्धांत लागू क्यों नहीं हो सकता है। समान नागरिक संहिता बहुत पहले से ही हमारे राष्ट्र का स्वप्न रही है। आइए जानते हैं क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून प्रदान करती है जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तालाक, विरासत, गोद लेने इत्यादि पर लागू होती है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने इत्यादि में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। चलिए जानते हैं देश में समान नागरिक संहिता की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे और संविधान सभा में इस पर जोरदार बहस हुई थी। समान नागरिक संहिता की अवधारणा पर भारत में दशकों से बहस चल रही है और लंबे समय से कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा इसकी मांग की जा रही है। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक राष्ट्रीय पार्टी ने उठाया जरूर था, मगर इसकी जरूरत सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले की सुनवाई के वक्त ही रेखांकित कर दी थी। शाहबानो ने तलाक के बाद अपने बच्चों के भरण पोषण को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तब अदालत ने सरकार से समान आचार संहिता बनाने को कहा था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, नागरिक विवाह की अनुमति है। यह किसी भी भारतीय व्यक्ति को धार्मिक रीति रिवाजों से बाहर विवाह करने की अनुमति देता है। शाहबानो केस 1985 मामले में शाहबानो द्वारा भरण पोषण के दावे को व्यक्तिगत कानून के तहत खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125, जो पत्नियों और बच्चों और माता पिता के भरण पोषण से संबंध में सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, उनके तहत शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह अनुशंसा भी की थी कि लंबे समय से लंबित समान नागरिक संहिता को अंततः अधिनियमित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्दल निर्णय वर्ष 1955 और पाओलो कांटिलो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा केस वर्ष 2019 में भी सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान किया था। ये जानते हैं क्यों जरूरत महसूस हो रही है समान नागरिक संहिता के लागू करने की। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध इत्यादि को मानने वालों को अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शत्रुघ्न सोनवाल के अनुसार भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया
हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जा रही है। चलिए अब जानते हैं किन किन देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता का पालन कई देशों में होता है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड इत्यादि शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू है और किसी भी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं है। ये जानते हैं पर्सनल लॉ, हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है। पर्सनल लॉ अंग्रेजों के समय धर्मों की प्रथाओं और धार्मिक ग्रंथों को ध्यान में रखकर अलग अलग समय पर बनाया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के शुरुआती दशकों में ही हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ तैयार हो गए थे, हालांकि इसमें तब्दीली होती गई। हिंदू कोड बिल भारत में हिंदुओं के लिए लाया गया था। देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एवं गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। इस कानून ने महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के मुस्लिमों के लिए लॉ है। इस लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के और भी तरीके दिए गए हैं, लेकिन उनमें से 3 बार तलाक भी एक प्रकार का तलाक माना गया है, जिसे कुछ मुस्लिम विद्वान शरीयत के खिलाफ भी बताते हैं। इस लॉ में तलाक के बाद अगर दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं तो महिला को पहले किसी और पुरुष के साथ शादी रचानी होगी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इसे हलाला कहा जाता है। उससे तलाक लेने के बाद ही वो पहले पति से फिर से शादी कर सकती है। इस लॉ में महिलाओं को तलाक के बाद पति से किसी तरह के गुजारे भत्ते या संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि मेहर अदायगी का नियम है। तलाक लेने के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है, जबकि महिलाओं को इद्दत के निश्चित दिन गुजारने पड़ते हैं। चलिए जानते हैं समान नागरिक संहिता से देश में क्या कुछ बदल जाएगा। समान नागरिक संहिता के देश में लागू होने से मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं, जिनमें बौद्ध, सिख और जैन आते हैं, इनके संदर्भ में सभी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे। इससे देश में एक रूपता आने की बात कही जा रही है। समान नागरिक संहिता लागू होने से शादी, तलाक, जमीन संपत्ति इत्यादि के मामलों में भी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून लागू होगा। धर्म या पर्सनल लॉ के आधार पर भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। चलिए जानते हैं समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या तर्क है। संविधान और विधि के प्रति निष्ठा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। समान नागरिक संहिता संविधान का भाग है और आदर्श भी है। बावजूद इसके सांप्रदायिक कारण से इसका प्रवर्तन राष्ट्र की मुख्य चुनौती है। अगर हम समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं तो संप्रदाय आधारित कानूनों को नज़रअंदाज करना होगा। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदू सिविल संहिता पेश करते समय कहा गया था कि समान नागरिक संहिता का समय अभी नहीं आया है तथा इसके लिए समाज के अंदर से आवाज़ उठनी चाहिए, जो अब सत्य प्रतीत हो रहा है। समान संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। समान नागरिक संहिता के न लागू होने से समता के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। कानूनों की एक रूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता होती है। समान नागरिक संहिता भारतीय विधि प्रणाली के आधुनिकीकरण और इसमें सुधार की अनुमति देगी, क्योंकि यह समकालीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के साथ कानूनों को अद्यतन करने और सामंजस्य बनाने का अवसर प्रदान करेगी। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का एक और कारण लैंगिक न्याय है। सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं के कारण वंचित महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। समान नागरिक संहिता पर्सनल लॉ के संदर्भ में धार्मिक भेदभावों का अंत करता है तथा सभी नागरिकों के लिए एक कानून की वकालत करता है। न्यायालयों ने भी अक्सर अपने निर्णय में कहा है कि सरकार को शाह बानो मामले में निर्णय सहित एक समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना चाहिए।
विभिन्न धर्मों के अपने अलग अलग सिविल कानून होने के कारण न्यायपालिका में भ्रम की स्थिति विद्यमान रहती है तथा निर्णय देने में कठिनाई के साथ साथ समय भी अधिक लगता है। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम इत्यादि। चलिए जानते हैं देश में समान नागरिक कानून को लेकर क्या चुनौतियां हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने के कई लाभों के बावजूद इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। भारत में एक कहावत प्रचलित है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। दरअसल भारत में विविधता से भरे समाज व धर्म, अलग अलग रीति रिवाज के कारण एक समान कानून व्यवस्था पर आम सहमति बनना काफी चुनौतीपूर्ण है। उत्तर भारत के हिंदुओं के रीति रिवाज दक्षिण भारत के हिंदुओं से बहुत अलग हैं। वहीं उत्तर पूर्व भारत में भी स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती है। मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड और ईसाइयों के भी अपने पर्सनल लॉ हैं। मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को कई शादी करने की इजाजत है, वहीं हिंदू अधिनियम में इस पर पाबंदी है। ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है। भारत की विविधता, रीति रिवाज और क्षेत्रीय परंपराओं को खतरा और आदिवासियों की पहचान का संकट बताता है। अनेक लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता के स्थान पर विभिन्न धर्मों के पर्सनल कानूनों का हिंदू सिविल संहिता की तरह संहिताकरण कर दिया जाना चाहिए। सामान्यतः समान नागरिक संहिता के विपक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि इससे हिंदू रीति रिवाजों को दूसरे धर्मों पर आरोपित कर दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता के इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद चलिए जानते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले तमाम संवेदनशील पहलुओं पर बारीकी से विचार कर लिया जाना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतिकूल हो सकता है, इसलिए रीति रिवाजों और परंपराओं के केवल उन्हीं तत्वों को एकीकृत कानून में लाया जाना चाहिए जो व्यक्तियों के साथ होने वाले अन्याय के कारण बनते हैं। समान नागरिक संहिता को राजनीतिक मुद्दा बनाने की जगह महिलाओं समेत सभी वर्गों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों हेतु वरीयता देनी होगी। चलिए अंतिम में इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद प्रीलिम्स एवं मेंस के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रीलिम्स का प्रश्न है, हमारे संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 9 एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब दूसरा मेंस का प्रश्न है, समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इसकी प्रासंगिकता को एग्जामिन करें।